नमस्कार मेरे युवा साथियों, आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही शानदार और जानदार दोस्तों वीडियो के साथ। इस लेक्चर के अंदर मेरे दोस्त मैं आपके लिए समझाऊंगा आर्मी का एक मॉडल पेपर। आर्मी का मॉडल पेपर वे लिया है दोस्तों जो आपके कंपटीशन के अंदर यानी कि आर्मी के अंदर प्रीवियस ईयर में आया हुआ जो क्वेश्चन है दोस्तों, वे सभी के सभी क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको आर्मी का जो पैटर्न होता है दोस्तों एग्जाम में आजकल आने का, वे सभी के सभी दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से, इन मॉडल पेपर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया है, आप सभी के सभी दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है मेरे दोस्त वे समझने की कोशिश करना। लिख दिया गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन में लिखा गया है दयाराम साहनी। बे ऑप्शन में लिखा गया है मेरे भाई राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव और आर एस बिष्ट। जब भी दोस्तों आपसे मोहनजोदड़ो की बात करता है तो इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन में क्या लिख दिया गया है दोस्तों, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी यानी कि अगर मेरे बच्चा आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1922 में। हाँ, एक क्वेश्चन में यहाँ से आपको साथ-साथ बताता चलता हूँ दोस्तों, अगर मेरे बच्चा आपसे कोई ये भी पूछ लेता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी मेरे भाई, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो मेरे भाई हड़प्पा की खोज 1921 में तो हुई थी, लेकिन लेकिन आपका ए ऑप्शन में डाला हुआ है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और अगर दोस्तों आप लोगों से कोई ये भी पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो की खोज तो राखलदास बनर्जी ने की थी, लेकिन इसे जुड़वा राजधानी किसने कहा था? किस किस को दोस्तों, हड़प्पा और हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो को जोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? राजधानी किसने कहा था? राजधानी किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। स्टुअर्ट पिगट ने मेरे बच्चा पिगट ने इसे जुड़वा राजधानी कहा था। कौन सी राजधानी कहा था मेरे बच्चा? जुड़वा राजधानी। कहने का मतलब आपका दो तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के माध्यम से क्या हो जाएंगे दोस्तों, राइट हो जाएंगे। आप सभी के सभी बच्चे इनको लिखिए आपकी कॉपी में और याद करने की कोशिश करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, चोल वंश की राजधानी का नाम क्या था? आप ए ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों काजी, बे ऑप्शन में दिया गया है महाबलीपुरम, सी ऑप्शन में तंजौर और एक मदुरई। आप लोग सभी के सभी दोस्त याद रखना दोस्तों, अगर आपसे चोल वंश की राजधानी पूछा जाता है तो मेरे बच्चा आंसर देना इसका तंजौर। क्या डालना है दोस्तों? तंजौर। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन में क्या लिखा गया है मेरे भाई? तंजौर। ये इसका क्या है मेरे बच्चा? फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना, तुगलकाबाद शहर की स्थापना दोस्तों किसने की थी? ए ऑप्शन में दोस्तों क्या लिखा गया है? अकबर। बे ऑप्शन में लिख दिया गया है मेरे बच्चा जहांगीर। सी ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक और डे ऑप्शन में लिखा दिया गया है बेटा अशोक। तो मेरे बच्चा इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, वे हो जाएगा यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। और अगर दोस्तों सम्राट अशोक की बात करता है, सम्राट अशोक ने किसकी खोज की थी मेरे बच्चा? ये अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है तो सम्राट अशोक ने दोस्तों श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर की स्थापना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो मेरे भाई किसने की थी? सम्राट अशोक ने की थी। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिख दिया गया है पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1556 और 1761। मेरे भाई जब भी आपसे पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी कि पानीपत से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वे सभी के सभी मैं दोस्त क्लियर करने वाला हूं। आप लोग सभी के सभी बच्चे इधर देखना। पानीपत से संबंधित तीन युद्ध के बारे में, पानीपत से संबंधित तीन युद्धों के बारे में बात कर सकता है दोस्तों। देखिए फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं
फर्स्ट में बात करता हूँ दोस्तों, एक हुआ था 1526 में हुआ था, एक हुआ था दोस्तों 1556 में हुआ था, और एक हुआ था दोस्तों 1761 में। और हम लोगों से दोस्तों देखिए, फर्स्ट अगर वो आपसे युद्ध की बात करता है, तो फर्स्ट युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 में हुआ था। मेरे भाई सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में, और थर्ड युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 में। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1761 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से जो दोस्तों जो पूछा गया है, वे पूछा गया है कि तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। किन किन के मध्य हुआ था? अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली, वे मराठों के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था दोस्तों? मराठों के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली वे मराठों के मध्य हुआ था। दूसरा युद्ध की बात करता है दोस्तों, दूसरा युद्ध हुआ था वे बाबा अकबर वे हेमू के मध्य हुआ था। और अगर मेरे बच्चा आपसे तृतीय युद्ध की बात करता है, तृतीय युद्ध तो मैंने बता दिया। अगर दोस्तों द्वितीय युद्ध की बात करता है, तो द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। और प्रथम युद्ध की अगर मेरे भाई आपसे बात करता है, तो ये हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर व इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इसमें दोस्तों अगर या आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मुगल वंश का संस्थापक का नाम बताइए, तो मुगल वंश का संस्थापक का नाम क्या है दोस्तों? मुगल वंश का संस्थापक का नाम है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक। यानी कि आपका एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैं कई सारे क्वेश्चन का आपको ठीक करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चा ये सभी के सभी मैंने आपके लिए समझा दिया है पानीपत से संबंधित। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1556, और तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1761। आप सभी के सभी बच्चे इनका नोट डाउन कीजिए। हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है मेरे बच्चा, वे देखिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? हाँ, अब लोग आप सभी के सभी बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है, मैं ये भी बताऊंगा राष्ट्रीय गीत किससे लिया गया है, वे सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा बेटा। देखिए, राष्ट्रीय गीत की बात करता है, राष्ट्रीय गीत, और एक करता है दोस्तों राष्ट्रीय गान की, राष्ट्रीय गान की। दोनों ही क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है मेरे बच्चा। अगर आपसे इनकी रचयिता, राष्ट्रीय गीत का रचयिता पूछा जाता है, तो बताना है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी बताना है। और किससे लिया गया है दोस्तों? ये आनंद मठ से लिया गया है। हाँ, और राष्ट्रीय गान की दोस्तों अगर बात करता है, तो इसका आंसर आपको बताना रचयिता के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, ये इसका फाइनल आंसर है। यानी कि कहने का मतलब राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी के सभी दोस्त पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से भारत लौटा था? यानी कि दक्षिण अफ्रीका से, इंग्लैंड से, और अगर आपसे पूछा जाता है यूएसए से और रूस से। मेरे भाई इसका जो फाइनल आंसर होगा बेटा वे आपका दक्षिण अफ्रीका होगा। यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन में क्या लिखा है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया गया है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन में लिख दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। मेरे भाई बे ऑप्शन में लिख दिया गया है लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन में लिख दिया गया है दादा भाई नारोजी। और डे ऑप्शन में लिख दिया गया है जॉर्ज यूले। तो इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों आपका दादा भाई नारोजी। यानी कि कहने का मतलब हमारा से ऑप्शन सही हो जाएगा। और से ऑप्शन में क्या लिख दिया गया है? दादा भाई नारोजी। ये इसका फाइनल आंसर है। हम लोग चलते हैं इसी कड़ी के अंदर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना एक बार।
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग सभी के सभी बच्चों के माइंड में आ चुका होगा कि स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था। दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, यानी कि ए ऑप्शन में एस राधा कृष्ण, बी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन में सरदार पटेल और डी ऑप्शन में दोस्तों लिख दिया गया है आपके सामने राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों मैं इसका आपको बता रहा हूं, अगर आपसे प्रथम प्रधानमंत्री की बात करता है, प्रथम प्रधानमंत्री की बात करता है प्रधानमंत्री, तो तब तो आपको आंसर देना है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। मेरे भाई प्रथम राष्ट्रपति की बात करता है आपसे, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका, बताइए आप लोग सभी के सभी बच्चे, प्रथम राष्ट्रपति की बात करता है तो क्या आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां तक आप सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से मेरी समझाई हुई बातें समझ आ रही होगी दोस्तों। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। ए ऑप्शन में दोस्तों उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन में संसद, सी ऑप्शन में राष्ट्रपति और डी ऑप्शन में दोस्तों प्रधानमंत्री। इसका फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों, वे आपको बताना है। तो मेरे बच्चा मैं आपके लिए समझा देता हूं, इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये इसका आंसर होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य राज्य स्थापित करने का उपबंध करता है। यानी कि कहने का मतलब पंचायती राज्य का संबंध किस अनुच्छेद से संबंध है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 40 दोस्तों, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। मेरे भाई अगर आपसे कोई ये कहता है कि किस नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो मेरे बच्चा ए ऑप्शन में डाला हुआ है यमुना नदी, मेरे बच्चा बे ऑप्शन में डाला गया है गंगा नदी, सी ऑप्शन में कावरी नदी और गोदावरी नदी। इसका फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों, वे बताइए आप सभी के सभी बच्चे मिलकर। मेरे भाई इसका फाइनल आंसर होगा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। किस ऑप्शन में दिया गया है मेरे बच्चा, ये आपका डे ऑप्शन में दिया गया है। और मेरे भाई आपसे अगर ये पूछा जाता है भारत की सबसे सहायक लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वे अगर आपसे पूछा जाता है तो मेरे भाई इसका फाइनल जो आंसर होगा, सबसे लंबी सहायक नदी होगी आपकी यमुना नदी। हम लोग चलते हैं इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, पढ़िए। गारो खासी और जयंती किस राज्य में निवास करती है, यानी कि गारो खासी जयंती जनजाति किस राज्य में निवास करती है। मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, मेघालय। इसका आंसर आप लोग बताइए सभी के सभी बच्चे मिलकर कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। आप कह रहे होंगे सर इसका आंसर होगा हमारा डी, यानी कि मेघालय, ये इसका फाइनल आंसर है। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है वे देखिए। दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल कहाँ स्थित है, तो इसका फाइनल आंसर होगा मेरे बच्चा पंपास। उस घास के मैदान को क्या कहा जाता है, उन घास के मैदान को कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है बेटा, पंपास घास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों समझने की कोशिश करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है, किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान हैं।
देखिए, इससे संबंधित मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊँगा। मेरे भाई सबसे अधिक चाय की बात करता है, सर्वाधिक चाय की बात करता है और सर्वाधिक कॉफ़ी की बात करता है। कॉफ़ी की बात करता है। तो मेरे भाई दोनों में ही अंतर रहेगा। अगर आपसे कोई ये पूछता है सबसे अधिक चाय कहाँ होते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आसाम होगा। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक कॉफ़ी की बात करता है, तो मेरे भाई इसका फाइनल आंसर होगा आपका कर्नाटक। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है, लेकिन अब हम लोगों का जो यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, हमसे चाय की बात करी है, तो चाय में किस ऑप्शन में असम डाला हुआ है, वे सभी के सभी दोस्त लगाइए दोस्तों आप। हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे बच्चा क्या लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया गया है सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो दोस्तों सिंह भूमि सबसे पहले तो आप ये बताइए दोस्तों, सिंह भूमि कहां पर है। सिंह भूमि कहां पर है, ये आप लोग बताइए दोस्तों। सिंह भूमि कहां पर है। आप कह रहे होंगे सर सिंह भूमि झारखंड में है। अगर आपसे कोई राज्य पूछे तो इसका आंसर क्या होगा। राज्य का मतलब माध्यम से तो झारखंड होगा। लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों झारखंड। लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिस ऑप्शन में लोहा अयस्क लिखा हुआ है वे ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा लोहा किस में लिख दिया गया है, वे ऑप्शन में लिख दिया गया है। यानी कि सेक्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर बी पर दोस्तों, क्योंकि हमारा जो आर्मी का जो पेपर होता है वे 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। मेरे भाई सेकंड जो सेक्शन होता है वे साइंस से संबंधित होता है और सेकंड सेक्शन में पढ़िए आप लोग। सेकंड सेक्शन में लिख दिया गया है निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। डीजल, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला। तो इसका फाइनल आंसर मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों। इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। दोस्तों अगर हाइड्रोजन से संबंधित मैं बात करता हूं, तो हाइड्रोजन अगर आपसे कोई ये पूछा जाता है कि वायुयान में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन का। अगर तुमसे कोई ये पूछा जाता है दोस्तों सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस, हल्की गैस दो संबंध, एक तो हल्की गैस पूछा जाता है तब तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन होगा। और अगर मेरे भाई आपसे कोई ये पूछा जाता है सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, तब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हीलियम होगा। तब हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई, हीलियम। और मेरे भाई अगर आपसे कोई ये पूछा जाता है वायुयान के टायरों के अंदर जो गैस भरी होती है वे कौन सी होती है दोस्तों, हीलियम होती है। या गुब्बारों के अंदर जो गैस भरी होती है वे कौन सी होती है दोस्तों, हीलियम होती है। कृत्रिम श्वसन के रूप में जो ऑक्सीजन के साथ जो गैस यूज करते हैं वे किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, हीलियम का प्रयोग करते हैं। आवारा तत्व के रूप में किसे जाना जाता है, यह और अच्छा क्वेश्चन है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है मेरे भाई, हाइड्रोजन को कहा जाता है। यह भी आपका क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कई सारा आपको क्वेश्चन लिखवा दिए हैं। आप सभी के सभी दोस्त क्वेश्चन को लिखिए और हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया गया है शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है संक्रमण, उद्भवन शक्ति, निष्क्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो मेरे भाई इसका फाइनल आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आपका डी ऑप्शन में लिख दिया गया है। नेक्स्ट है आरबीसी का अन्य नाम क्या है। 18 क्वेश्चन है दोस्तों। आरबीसी का अन्य नाम क्या है, यानी कि कहने का मतलब आरबीसी से संबंधित मैं कुछ बातें आपके लिए साझा कर देता हूं दोस्तों। देखिए आरबीसी इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स होता है दोस्तों। इसे इसका अन्य नाम होता है दोस्तों इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट
और मेरे भाई आरबीसी का अगर आपसे कोई जीवन काल पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो उस टाइम आप लोग सभी के सभी दोस्त आंसर बताना 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है मेरे भाई? वह होता है आपका लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में। मेरे बच्चा अगर तुम लोगों से कोई ये भी कहा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई उसे कहा जाता है पिलिया को। किसे कहा जाता है मेरे भाई? पिलिया को। एक बात और आप ये लोग याद रखना, डब्ल्यूबीसी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, या डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? ल्यूकोसाइट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम बताइए दोस्तों। इनसे संबंधित भी मैं आपसे बात कर लेता हूं दोस्तों। मान ए ऑप्शन में लिखा गया है यकृत, बी ऑप्शन में थायराइड, सी ऑप्शन में त्वचा, और डी ऑप्शन में लिख दिया गया है मेरे भाई आपके सामने किडनी। देखिए, तीन क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस टाइप से में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग। जब भी आपसे अंग की बात करता है उस टाइम आप लोग आंसर डालना दोस्तों त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि, तो उस टाइम डालना बेटा यकृत ग्रंथि। और अगर तुमसे कोई ये कहे मानव से अंत स्त्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि का नाम पूछा जाता है, तो उस टाइम हम लोगों को आंसर डालना बेटा थायराइड, थायराइड ग्रंथि। यानी कि कहने का मतलब हमारा यहां तक क्लियर हो चुका होगा। देखिए दोस्तों, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग होती है या अनुदैर्ध्य तरंग होती है? मेरे भाई प्रकाश तरंग से संबंधित मैं आपसे बात कर देता हूं। प्रकाश तरंग क्या होती है, उनसे संबंधित कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वे सभी के सभी मैं क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों प्रकाश तरंग होती है, वे होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंग से संबंधित बात कर लेता हूं दोस्तों। प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। एक और याद रखना दोस्तों, प्रकाश तरंग से संबंधित प्रकाश तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और अगर दोस्तों प्रकाश की आपसे चाल पूछा जाता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है दोस्तों? प्रकाश की चाल सबसे अधिक पूछा जाता है तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। और कितनी होती है दोस्तों प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल अगर तुमसे कोई पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें पाई जाएगी दोस्तों? निर्वात में। मेरे भाई आपसे ध्वनि की भी पूछा जा सकता है। ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्वनि तरंगों का कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुदैर्ध्य। सबसे अधिक अगर आपको ध्वनि सुननी है, मानव के जो कानों के ऊपर जो ध्वनि होती है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को स्पष्ट ध्वनि सुननी है तो व्यक्ति और जो ध्वनि है, व्यक्ति और परावर्तन पृष्ठ के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए दोस्तों? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी मीटर की दूरी होनी चाहिए मेरे भाई? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काजल का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है दोस्तों? यह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? मेरे भाई दोनों है या इनमें से कोई नहीं? जब भी आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी जलना शब्द आता है, कोई भी जलना शब्द आता है, देखिए मेरे भाई मैं कई सारे आपको यहाँ डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर दोस्तों आपसे जलना संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आपका हमेशा आंसर क्या होगा दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मेरे भाई आपसे कई बार दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना
ये भी कौन सा परिवर्तन है मेरे भाई? आपका रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है मेरे बच्चा? रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों इसी कड़ी के अंदर। मेरे भाई अगर आप लोगों से कोई ये कहता है कि पानी से दोस्तों बर्फ का बनना या बर्फ से दोस्तों पानी का बनना, ये सभी के सभी दोस्तों कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। हम लोग इसी कड़ी के अंदर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइबोसोम निम्न में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम ए ऑप्शन में प्रोटीन संश्लेषण होता है, बी ऑप्शन में प्रकाश का संश्लेषण होता है, सी ऑप्शन में वसा का संश्लेषण होता है और डी ऑप्शन में श्वसन होता है। मेरे भाई इसका जो फाइनल जो रिजल्ट होगा दोस्तों वह प्रोटीन का संश्लेषण होगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का खजाना या प्रोटीन का क्या कहा जाता है दोस्तों? कारखाना कहा जाता है। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा जीव फेफड़ों से सांस नहीं लेता है? तो इसका अंदर ए ऑप्शन में पक्षी, केचुआ, बंदर, मानो मनुष्य। तो इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों केचुआ। केचुआ। हाँ, इस केचुए को मानव का किसान का साथी भी कहा जाता है। किसान का जीवन साथी किसे कहा जाता है? किसान का जीवन साथी किसे कहा जाता है? वे कहा जाता है दोस्तों केचुए को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? कमरा का जो ताप होता है दोस्तों, कमरे का जो ताप होता है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? देखिए दो क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखना। और कौन कौन से क्वेश्चन याद रखना? कमरे के ताप के बारे में, कमरे के ताप के बारे में अगर धातु पूछी जाती है तब आंसर क्या होगा, और अगर मेरे भाई अधातु पूछी जाती है तब हमारा आंसर क्या होगा? धातु पूछी जाती है तो मेरे बच्चा आपका आंसर क्या होगा बेटा? पारा होगा। और अधातु अगर पूछी जाती है तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों आपका ब्रोमीन होगा। क्या आंसर होगा मेरे भाई? ब्रोमीन होगा। मेरे भाई अगर आपसे कोई ये पूछा जाता है कमरे का ताप न्यूनतम कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया गया है कार्बन के अपार रूप कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट ग्रेफाइट, चारकोल, उपरोक्त सभी। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा बेटा उपरोक्त सभी। यानी कि हीरा भी अपने आप में दोस्तों कार्बन का अपार रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपार रूप है, चारकोल भी दोस्तों किसका अपार रूप है मेरे भाई? आपका कार्बन का अपार रूप है। तो इसका मतलब इसका सभी आंसर जाए। हीरे को क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर तुमसे कोई ये कहा जाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए तो वे अपना आप में क्या हो जाएगा दोस्तों? हीरा हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे रसायनों का सम्राट कहा जाता है? तो यहां पर ए ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेरे भाई और क्या लिखा? एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। मेरे भी आगे चलिए दोस्तों। इसका फाइनल आंसर तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। कई बार आपसे सूत्र पूछ लिया जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? H2SO4। ठीक है, इसे गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलता है हम लोग दोस्तों। निम्न में से किस किस किसे वैज्ञानिक ने निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डार्विन ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने, जॉनसन ने। तो इसका फाइनल आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों। क्या आंसर होगा दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने। यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कम तापमान को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? कम तापमान को मापने वाला यंत्र का नाम पूछा गया है। मेरे भाई ए ऑप्शन में हाइग्रोमीटर डाला हुआ है, बी ऑप्शन में क्रायोमीटर डाला हुआ है, पायरोमीटर डाला हुआ है दोस्तों, टेकोमीटर डाला हुआ है। मेरे भाई देखिए इसका फाइनल आंसर हमारा बी हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रायोमीटर हो जाएगा मेरे भाई। और आपका हाइग्रोमीटर से संबंध क्या पूछा जाता है? हाइग्रोमीटर से संबंध अगर तुमसे कोई सापेक्ष आर्द्रता को मापने वाला यंत्र का नाम बताइए। सापेक्ष आर्द्रता को, यानी कि आर्द्रता से संबंधित अगर आपसे बात करता है आर्द्रता को मापने वाला यंत्र का नाम बताइए तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। वायुयान की चाल को मापने वाला यंत्र का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? टेकोमीटर हो जाएगा। सबसे अधिक
तापमान को मापने वाला यंत्र का नाम पूछा जाता है तो पायरोमीटर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आघूर्ण बल की एसआई मात्रक क्या है? आघूर्ण बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर या मीटर प्रति सेकंड ओम होता है। मेरे भाई अगर आपसे आघूर्ण बल की बात करता है, आघूर्ण एक शब्द याद रखना दोस्तों, उसका आगे आघूर्ण लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन मीटर। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर हो जाएगा। और अगर तो तुमसे कोई ये कहता है बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो मेरे बच्चा इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है, तब हमको न्यूटन देना है। तब क्या देना है मेरे बच्चा? न्यूटन देना है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का। दोस्तों निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है दोस्तों, ऑक्सीजन है, नियोन है, आर्गन है। मेरे भाई अगर आपसे यहाँ पर फाइनल आंसर की बात करता हूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई ये पूछा जाता है पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो उसका नाम है बेटा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? एल्यूमिनियम हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है मेरे भाई? मैंने आपको जीके क्लियर करवा दी है मेरे बच्चा, मैंने साइंस क्लियर करवा दी है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग मैथ के ऊपर। सभी के सभी दोस्त ध्यान से समझिए दोस्तों। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। कई बच्चे दोस्तों मैथ को देखकर डरते हैं, मैं इतने बेस्ट तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपके माइंड में अगर नहीं बैठती तो भी मैं जबरदस्ती बिठा दूंगा दोस्तों। इधर समझिए दोस्तों आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, हम लोगों से क्या कह दिया गया है वे देखिए। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो उसका व्यास कितना होगा? आप एक बात बताइए दोस्तों सभी के सभी भाई मिलकर कि वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, और वृत्त का क्या डाला हुआ दोस्तों? इधर क्षेत्रफल डाला हुआ है। आप ध्यान से समझिए, वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? आप कह रहे होंगे सर 2 पाई आर होती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता पाई आर इंटू में आर, अब भी तो ये आर इंटू आर होगा दोस्तों, आर स्क्वायर होगा। अब मेरे भाई बताइए, मैंने ये लिख दिया पाई आर इंटू क्या दोस्तों? आर लिख दिया है। अब मेरे भाई आप लोग सभी के सभी बच्चे बताइए कि यहाँ पर इन दोनों से यानी कि पाई आर से क्या पाई आर नहीं कैंसिल कर सकता हो क्या? आप कह रहे होंगे कैंसिल कर सकते हो। तो आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है दोस्तों? 2 आ चुकी है। ये आर की वैल्यू तो कहां से आई है वे क्लियर हो चुका होगा आप सभी के सभी बच्चों को। और व्यास क्या होता है मेरे भाई? व्यास होता है दोस्तों 2r होता है। व्यास क्या होता है मेरे बच्चा? 2r होता है। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा? 2 का तो 2 रहने दूंगा, आर के स्थान पर मैं 2 पुट कर दूंगा, तो व्यास कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? 4 हो जाएगा, जो कि इसका फाइनल आंसर है। किस ऑप्शन में डाला हुआ है वे देख लीजिएगा बेटा, आपका बी ऑप्शन में डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप सभी के सभी दोस्त पढ़िए और स्वयं करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में लिख दिया गया है दोस्तों 3 9 27 45, 3 9 27 45, 3 9 27 और क्या डाला हुआ है दोस्तों? 45 डाला हुआ है। मेरे बच्चे इस टाइप का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो क्या करना है दोस्तों? हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम निकालना है। तो आप लोग देखिए यहां से सबसे बड़ी वैल्यू देखिए क्या है दोस्तों? 45 है। क्या है दोस्तों? 45 है। क्या 45 में दोस्तों आप 27 का भाग दे सकते हो क्या? आप कहेंगे सर कतई नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों 45 में 27 का भाग नहीं दे सकते हैं, तो 45 का जस्ट डबल करो दोस्तों। 45 का जस्ट कितना होता है? 90। 90 में क्या हम 27 का भाग दे सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर नहीं दे सकते हैं। तो 45 का जस्ट ट्रिपल किया करो दोस्तों, 135 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 135 होता है। तो 135 में क्या हम 27 का भाग दे सकते हैं क्या? हाँ हम लोग आराम से 27 का भाग दे सकते हैं 135 के अंदर। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों? 135 हो जाएगा। 135 मेरे बच्चा किस ऑप्शन में दिया गया है वह आपका फाइनल आंसर है। यानी कहने का मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 135 हो जाएगा।
हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है, किसी वस्तु पर 9% लाभ होता है, यानी कि उस वस्तु का मैं क्रय मूल्य क्या मान के चल रहा हूं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है मेरे बच्चा 100 है। अब इस वस्तु पर 9% लाभ होता है, तो 9% के लाभ के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। 109 कैसा है, क्योंकि 100 रुपए की वस्तु है बेटा, ये वस्तु का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है, 9% का लाभ हो रहा है, लाभ के लिए मैंने जोड़ दिया है। अब देखिए नेक्स्ट है 4% की हानि हो जाती है, तो 100 रुपए की वस्तु पर दोस्तों 4% हानि होती है, तो हानि के लिए दोस्तों हम लोग किसका मान चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। इसका मतलब 100 में से 4 कम हो जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब आपकी वस्तु कितने की थी दोस्तों, 109 की, लेकिन बेच कितना में, हाँ 100, या तो उसको 109 में बेचना चाहिए या किस में, 96 में। तो बेचने कितने में चाहिए थी दोस्तों, 109 में, लेकिन बेच कितने में दोस्तों, 96 में। कितना रुपया कम मिला है दोस्तों, ये बताइए दोस्तों। यहाँ पर हमको मिला है दोस्तों 13 रुपया कम। क्वेश्चन में कितना रुपया कम मिला है, क्वेश्चन में देखिए दोस्तों 39 रुपया कम मिला है, तो 39 अपॉन में दोस्तों कितना, 13, यानी कि कम के नीचे दोस्तों हमेशा क्या लिखना है मेरे बच्चा, कम लिखना है। हमको क्या पूछा गया है बताइए, क्रय मूल्य पूछा गया है, तो मेरे बच्चा क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 100 है, तो इसलिए दोस्तों 100 से मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। मेरे बच्चा अब थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 13 × 39 और 3 इंटू दोस्तों मैं 100 करूंगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरे भाई आपको समझ आ चुका होगा सभी के सभी दोस्तों को। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, पढ़िए एक बार। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है दोस्तों। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सभी के सभी दोस्त जानते होंगे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, जो बच्चा साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं जानता है उन भाइयों के लिए मैं लिखा हूं, ऐसा ही बराबर क्या होता है दोस्तों, PRT होता है दोस्तों, और अपॉन में क्या होता है मेरे भाई, 100 होता है। अपॉन में क्या होता है मेरे बच्चा, 100 होता है। आप मूलधन बताइए दोस्तों कितना है, 6200 रुपया है। इंटू में रेट कितनी है मेरे भाई बताइए, रेट कितनी है, 4% है, समय कितना लग रहा है, 6, और अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। अब मेरे भाई क्या करना है, दो जीरा से क्या हो जाती है दोस्तों, दो जीरा कैंसिल हो जाती है, यहाँ 62 और 6 चौका कितना हो जाता है दोस्तों, 24 हो जाता है। 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 किस में है दोस्तों, सभी में इकाई का अंक 8 है, तो इसका मतलब हमको कंप्लीट ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 62 × 24 करना है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यहाँ 6 चौका 24, दो दो 6 चौका 24, 2 दूनी 4, यहाँ 28 का 8 का डबल बार 8 किस में, ऑप्शन में सब दो में डबल बार 8 है, और करना पड़ेगा भाई। 28 6 12, 12 दूनी 12 और 2 कितना होगा, 14। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1488 हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 व्यक्ति किसी काम को दोस्तों 7 दिन में करते हैं, तो 14 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। मेरे बच्चा इसके लिए मैं आपके लिए एक शानदार ट्रिक समझाने वाला हूँ। ट्रिक क्या है मेरे बच्चा, मैं देखिएगा, जब भी इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो ट्रिक लिखिए बेटा आप लोग। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, अपॉन में क्या करनी है दोस्तों, तीसरी संख्या करनी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो इसी ट्रिक को यूज करना है। आपके सामने बताइए, पहले कितने व्यक्ति है आपके पास, आप कह रहे होंगे सर 36 व्यक्ति है। 36 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 7 दिन में कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है 14 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों, 14, 2 से इसको कैंसिल करें दोस्तों 18 बार, तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 18 जाएगा। तो इसका क्या क्या ट्रिक यूज करी है हमने, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, अपॉन में क्या दोस्तों, तीसरी संख्या। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको कैसे करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक बार आप लोग सभी के सभी बच्चे ये लिख लिएगा दोस्तों। x बराबर कितना डाला हुआ है, x बराबर 1, y बराबर कितना 3, और z बराबर मेरे बच्चे कितना डाला हुआ है 4। मुझे आंसर बताना है x² + y² + z², ये आंसर बताना होता है।
जब भी दोस्त इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो यही मेथड यूज करना है कि x की वैल्यू मेरे लिए बताइए, x की वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, 4 है तो दोस्तों y की z की वैल्यू तो 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 9 प्लस कितना दोस्तों 16, क्योंकि 4 के स्क्वायर 16 होता है ना दोस्तों। और इसका फाइनल आंसर देखिए 16 और 9 25, 25 और 1 कितना हो जाता है दोस्तों 26। यहाँ पर आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 26 हो जाएगा। 26 किस ऑप्शन में डाला हुआ दोस्तों, आपका डी ऑप्शन में डाला गया है। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यानी कि क्या कहा दिया गया है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को दोस्तों 18 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटे में बताइए। जब भी मेरे बच्चा इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, एक बार दोस्तों हमको चाल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल का फॉर्मूला क्या है? चाल का फॉर्मूला है मेरे भाई दूरी अपॉन में समय। और आपकी दूरी कितनी है दोस्तों बताइए, 140 किलोमीटर है। तो मेरे भाई 140 कितना समय डाल रखा है दोस्तों 18 सेकंड। किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अब बताइए 18/5 से गुणा क्यों किया है? तो मेरे भाई 18/5 से इसलिए गुणा किया है क्योंकि इसको किलोमीटर पर घंटे में चाहिए। देखिए 18 से तो 18 कैंसिल हो चुका है, 5 से इसको कैंसिल करिए बेटा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है दोस्तों 10 होते हैं, 5 दूनी 10, अभी भी 4, 5 8 40 होते हैं, यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी दोस्तों। हम लोग चलते हैं इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, कोई संख्या जिसके अंक आपस में बदल बदल देने से वह मूल संख्या 18 से अधिक हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो मेरे भाई उसको ऑप्शन से कीजिए दोस्तों। यानी कि ए ऑप्शन में 48 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में कितना दोस्तों 34 लिखा गया है, 88 लिखा गया है दोस्तों, और 46 लिख दिया गया है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही ऑप्शन डी मान रहे हैं। क्यों मान रहा हूं दोस्तों, देखिए आपके पास ये संख्या कितनी है 46 है। अब इसके अंकों को चेंज करो दोस्तों, यानी कि अंक उलट पुलट कर देते हैं तो इधर कितना 6 आ जाएगा और पीछे कितना चला जाएगा दोस्तों 4। अब देखिए इस संख्या दोस्तों और ये संख्या बनी है, कितनी अधिक बनी है दोस्तों 18 अधिक बनी है। यही हमारा आंसर है और यही पूछा गया है। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी दोस्तों आपके सामने जो 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कई सारे बच्चे, कई सारे भाई इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। और गलत क्यों कर जाते हैं वे मैं अभी आपके लिए समझाता हूँ। आप लोग कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज गलती करते हैं वे सभी के सभी चीजें मैं समझाता हूँ। हम लोगों को पॉइंट का ख्याल ही नहीं होता है, पॉइंट कब और कहाँ लगावे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो इस तरह किया करो दोस्तों। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर 30, फिर दोस्तों ये यहाँ पर मैं क्या लगा लूंगा दोस्तों, बिगर पॉइंट भी वाले लिखाओ, फिर ये 30। आपको दिखेगा नहीं दोस्तों इस कलर में, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 30 यूज करेंगे, फिर कितना यूज कर रहे हैं 3, फिर दोस्तों देखिए ये यूज कर लो दोस्तों, यानी कि 30.3, 30 पॉइंट कितना 3, फिर देखिए पॉइंट लगाइए दोस्तों, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों पॉइंट पहले यूज करिए दोस्तों 003। अब इनको ऐड करना दोस्तों, अब इनको मेरे बच्चा क्या करना है ऐड करना है। ऐड कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर कितना जाएगा 3 आ जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ जीरा है तो जीरा ही लगाओ दोस्तों, 3 और 3 कितना होता है दोस्तों 6 होता है, पॉइंट लगाइए दोस्तों। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यहाँ 3 और 3 कितना होता है दोस्तों 6 होते हैं, यानी कि 63 पॉइंट कितना आ रहा है दोस्तों 63.603 किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों, हमारा बे ऑप्शन में डाल दिया गया है। मेरे भाई उम्मीद करता हूं तुम सभी के सभी नौजवानों को समझ आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चा क्या होगा वे देखिए दोस्तों, यानी कि जब भी पदों का योग की बात करता है तो एक हम पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। कितना है दोस्तों 2 5 8 11 14, 2 5 8 11 14 इन पदों का योग करना है। तो सूत्र होता है दोस्तों एन बराबर n/2, इधर क्या लगाना है 2a प्लस n-1, और इधर क्या हो जाए दोस्तों d।
अब केवल और केवल हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, a बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों d बराबर कितना क्या हो जाता है दोस्तों, d होता है सर्वांतर, यानी कि अंतर दोस्तों 3 हो जाएगा, सब में अंतर समान होगा दोस्तों। और n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट टर्म हो जाएगी, यानी कि 14 हो जाएगा। पुट कर लो दोस्तों, n की वैल्यू दोस्तों 14/7, 14/2, 2 × 2 प्लस में दोस्तों यहाँ पर 14 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर डी की वैल्यू 3 है दोस्तों। अब देखिए कुछ पॉइंटों को मैं डायरेक्ट ही यहाँ करूंगा दोस्तों, यानी कि इससे इसे कैंसिल करो दोस्तों 7 बार। देखिए 2 दूनी कितना होता है दोस्तों 4, प्लस में देखिए इसमें से 14 में से 1 गया तो 13, 13 × 3 करो दोस्तों 39, 39। आप देखिए दोस्तों ये कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 43 हो जाता है। 43 × 7 करो, 7 या 21, एक का हासिल कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ चुकी है। और 7 का 28, 28 और 2 दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 30 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जा 30, यानी कि 301 हो जाएगा। हम लोग इसी कड़ी के अंदर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 600 मीटर है। यदि उसकी भुजाओं का अनुपात 12, 13, 15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो। जब भी मेरे भाई अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर की बात आपसे करता है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आप सभी के सभी बच्चों को पता होगा। सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना दोस्तों 2। यहां पर क्या क्या चीज डाल रखी है दोस्तों, एक की यानी कि फर्स्ट भुजा आपके सामने 12 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन कितने दोस्तों 2। यहां पर मेरे लिए बताइए दोस्तों ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 40, 40 में मेरे बच्चा 2 का भाग लगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, आप कह रहे होंगे सर 20 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों अर्ध परिमाप क्वेश्चन में स्वयं ही डाला है, और कितना डाला हुआ दोस्तों 600। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना 600/20, 600 बटा कितना जाएगा 20, इंटू में दोस्तों में क्या करना है मुझे बताओ, सबसे बड़ी भुजा 12 है, 13 है या 15 है, कौन सी भुजा सबसे बड़ी है। आप कह रहे हो सर 15 सबसे बड़ी है, इसलिए मेरे बच्चा 15 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। मेरे भाई अब क्या करना है, जीरा से तो जीरा कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करो दोस्तों, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 30 बार, और 30 इंटू में 15 करूंगा, 15 या 45, जीरा का जीरा यानी कि 450। 450 किस ऑप्शन में दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मेरे भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर कोई वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेच देता है, तो ऐसा क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करवाए। अब देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी मेरे बच्चा आपके सामने आएगा तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले एक मार्केट प्राइस मान लेना आप, मार्केट प्राइस, इधर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, थोड़ा जगह कम रहेगी इधर, मार्केट प्राइस, और इधर सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास हमारे पास कितना रुपए डाला हुआ है, हम 100 रुपया मान लेते हैं दोस्तों। मार्केट प्राइस कितना मान लेता है, 100 रुपए मान लेता है। कितना मान रहे हैं दोस्तों, 100 रुपए मान रहा है। और देखिए दोस्तों सभी के सभी दोस्त मिलकर कि यहाँ पर कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है दोस्तों, 20% की छूट दे रहा है। की छूट देता है तो अंकित मूल्य पर देता है, तो मेरे भाई 20% की छूट देगा, तो इसका मतलब 80 हो जाएगा। और दोस्तों इसको 20% लाभ पर बेचता है, तो सॉरी 10% लाभ पर बेचता है, तो मेरे भाई 10% लाभ के लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पर इधर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये 110 और 80 कैसे आया वे आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। अब देखिए आप लोग, हमारे पास वस्तु का मूल्य कितना है 80 है, बेच कितना रहा हूँ 130, 110 में बेच रहा हूँ, कितने रुपए का लाभ हो रहा है दोस्तों, 30 का हो रहा है, 30 रुपए का लाभ। लेकिन हमसे तो दोस्तों उसमें किसने में पूछे, लाभ प्रतिशत में पूछिए। लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वे होता है लाभ तो ऊपर लिखना है, कॉस्ट प्राइस को दोस्तों नीचे लिखना है, इंटू में दोस्तों 100। तो मेरे भाई लाभ कितना है अपने पास 30 है, तो 30, और कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों 80, और इंटू में दोस्तों कितना करना है 100, जीरा से जीरा, जैसे ही हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे तो 37.5% आ जाएगा दोस्तों।
ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमन किसी काम को दोस्तों 20 दिन में तथा राम उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। दोनों ने 6 दिन मिलकर काम किया, तो शेष काम को राम कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी मेरे भाई इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आपके पास दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम क्या है वे मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति का नाम अमन है और एक व्यक्ति का नाम राम है। राम किसी काम को दोस्तों 20 दिन में कर रहा है और अमन उसे दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट वरीयता होती है दोस्तों हमारे एलसीएम लेने की। मेरे बच्चा इसका एलसीएम क्या आएगा वे देखिएगा। इसका एलसीएम कितना जाएगा, 60। 20 से दोस्तों इसको डिवाइड करिए, 20 या कितना हो जाता है दोस्तों 60, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दोस्तों कितना काम होना चाहिए था दोस्तों, 60 काम होना चाहिए था। लेकिन 60 काम तो होना चाहिए था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना काम होना चाहिए था मेरे बच्चा, 60 काम होना चाहिए था। लेकिन वे 9 दिन ही काम साथ मिलकर करते हैं, यहाँ तक 9 दिन दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कि अमन प्लस राम दोनों 9 दिन काम करते हैं। एक दिन का काम कितना है दोस्तों, आप कह रहे होंगे एक दिन का काम 4 है, तो यहाँ 9 चौका कितना हो जाता है दोस्तों बताइए, 9 चौका 36। यानी कि 60 में से दोस्तों मेरा 36 काम हो चुका है। 9 दिन ही का, 9 दिन नहीं दोस्तों, 6 दिन काम कर रहे हैं, सॉरी बेटा 6 दिन काम कर रहे हैं। तो छह छह चौका कितना हो जाता है दोस्तों, 24 हो जाता है। यानी कि 24 काम तो हो चुका है। कितने में से काम हो चुका है दोस्तों, 24 बताइए। आप कह रहे होंगे सर 60 में से 24 काम हो चुका है। अब मेरे पास दोस्तों एक व्यक्ति यहां से जा चुका है, और काम पर से जाने वाला कौन व्यक्ति है, शेष काम को राम, हाँ शेष काम को राम कितने दिन में करेगा। यानी कि अब केवल और केवल राम ही काम पर लगा हुआ है दोस्तों। यानी कि शेष काम को, दोनों में से दोस्तों 24 काम हुआ है, तो अभी कितना काम बचा है, अभी अमन जा चुका है काम से, अमन जा चुका है, इसलिए काम करने वाला कौन होगा दोस्तों, राम होगा। और देखिए दोस्तों 60 में से 24 काम हुआ है, तो आप बताइए काम कितना बचा है, 36 काम बचा है। अब देखिए 36 काम को कौन करेगा मेरे भाई, 36 काम को राम करेगा। राम का एक दिन का काम कितना है दोस्तों, 1 है। तो यहाँ पर हम लोगों का फाइनल आंसर होगा दोस्तों, वे क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। बट ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन में तो हमारा यहाँ पर, ऑप्शन में तो देखिए मेरे बच्चा, इसमें शेष काम को राम कितने दिन में समाप्त करेगा। राम के स्थान पर दोस्तों आप अमन लिख लो दोस्तों, क्या लिख लो दोस्तों, अमन, जिससे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक हो जाएगा। अमन दोस्तों, अमन का एक दिन का काम कितना है दोस्तों बताइए, 3 काम है, तो इसलिए ये काम कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों, 12 दिन में हो जाएगा। यानी कि राम नहीं करना है दोस्तों, वहां पर लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट अमन के हिसाब से पूछा गया है, और अमन के हिसाब से ही ऑप्शन सही बिठाए गए हैं दोस्तों। मेरे भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो पासों को एक साथ उछाला गया है, दोनों का अंकों का योग 5 आने की संभावना क्या क्या होगी दोस्तों, आप ये बताइए। एक पासा होता है दोस्तों, उसमें कितने फलक होते हैं वे आप बताइए। पासे में टोटल 6 फलक होता है बेटा। पासे में कितने फलक होते हैं, जब भी पासा वाला क्वेश्चन आता है आप एक बात मान लो, समझ लो दोस्तों, पासे को अगर एक बार उछाला जाता है तो 6, हाँ हाँ, दो पासों को दोस्तों अगर एक बार उछाला जाता है 6, और यहाँ नहीं कि अगर उसको 2 बार उछाला जाता है तो यहाँ 36। तो आप इस तरह लिखेगा तो नीचे कितना जाएगा दोस्तों, 36 जाएगा। और 5 आने की संभावना दोस्तों, 5 हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, एक तो 1 और 4 लिखकर 5 बढ़ा सकते हैं, और एक क्या बढ़ा सकते हैं दोस्तों बताओ, 4 और 1 लिखकर भी 5 बढ़ा सकते हैं। और कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, 2 और 3 लिखकर भी 5 बढ़ा सकते हैं। 3 और 2 लिखकर भी क्या बढ़ा सकते हैं दोस्तों, 5 बढ़ा सकते हैं। तो कितनी बार लिखा दोस्तों आपने, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार लिखा है। तो मेरे भाई 4 एकम 4, 4 नाम 36, आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/9 हो जाएगा। इस तरह आप लोग आंसर किया करो दोस्तों। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि हमारा सी टाइप भी, सी सेक्शन भी क्या हो चुका है दोस्तों, समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करने हैं वे देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर गंगा, यानी कि ये बनाया गया है दोस्तों, AGANGN,
यानी कि दोस्तों, और हमको फाइनल आंसर लेना है दोस्तों, यानी कि इससे क्या बनाया जा सकता है, इन 10 से क्या बनाया जा सकता है दोस्तों, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी मेरे दोस्त इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप देखिए दोस्तों, इसने लास्ट से लास्ट मिला है, इधर सेकंड से सेकंड। हाँ, ध्यान से समझिए दोस्तों, ध्यान से समझिए। चलो इस तरह नहीं करेंगे, हम तो इधर लिख लेते हैं दोस्तों, GAN GA, और AG AG, और यहाँ पर N ही होगा शायद यहाँ पर। इसको भी थोड़ा ठीक करिए दोस्तों आप लोग, यहाँ पर भी, चलो कोई बात नहीं, AG, और यहाँ पर AGN। चलो ठीक मत करो, तो हम इधर लिख लेते हैं ANDUS। अब इससे हमको बताना है, इसका फाइनल रिजल्ट बताना है। तो जब भी मेरे बच्चा देखिए एस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो आप देखिए इन दोनों को इसने आपस में उल्टा पुल्टा किया है। यहां से दोस्तों इस तरह इसने उल्टा पुल्टा किया है, तो हम भी इसी तरह करना है। ये आगे आएगा एन, यह आई इधर आ जाएगा दोस्तों। अब डायरेक्टली दोस्तों हम लास्ट में गए थे, यानी कि डी हमारा इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या आया था दोस्तों हमारा, बताइए, यहाँ पर एस इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा। ये आपका देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में लिख दिया गया है। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, NISUD, 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 डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल देगा वे देखिए दोस्तों। 2 4 2 6 8, कितना है दोस्तों, 12 14, और क्या डाल दिया दोस्तों, 18 डाल दिया। क्या डाल दिया मेरे भाई, 18 डाल दिया। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके और आपसे कहा दिया गया है, नेक्स्ट क्या आएगा, इन दोनों का मध्य डिफरेंस कितना है, इन दोनों का मध्य डिफरेंस बताइए दोस्तों। आप कह रहे हो सर इन दोनों के मध्य 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के मध्य 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर दोस्तों कितना, 4 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है। अब कितने का आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा, तो इधर कितना आएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। हम लोग दोस्तों इसी कड़ी के अंदर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वे देखिए दोस्तों। यहां देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन में क्या डाला हुआ है, ए ऑप्शन, बी, सी, और क्या है दोस्तों, डी है। ए ऑप्शन में क्या डाला हुआ है, क्यू यू क्यू इन। दोस्तों यहाँ टर्न, रेस्ट, मॉनिटर। दोस्तों यहाँ पर मुझे ये बताना है, क्यू यू आई आर ई एम ई एन टी एस। दोस्तों जब भी इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका मतलब हमको इस में से छांटकर इसमें बताना है कि यहाँ पर इन शब्दों से मिलकर कौन सा शब्द नहीं बनाया गया है। आप देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट डी ऑप्शन ले रहा हूँ। डी ऑप्शन को क्यों ले रहा हूँ मेरे बच्चा, क्योंकि डी ऑप्शन में क्या डाला हुआ है दोस्तों, ओ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ओ किसी में भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है वे देखिए दोस्तों। सभी सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपसे बार बार दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। यहाँ पर कितना, 120, 116, 114, यहाँ पर 110, 108, मेरे बच्चा 104, और यहाँ खाली स्थान है दोस्तों। जब इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेरे बच्चे इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है बताओ। कितना माइनस कर रहा है दोस्तों, 4 माइनस, इधर से कितना माइनस, 2 माइनस, इधर से दोस्तों 4 माइनस, इधर से कितना दोस्तों, 2 माइनस। सीरीज बन चुकी होगी दोस्तों, यहाँ पर कितना, 4 माइनस, अब कितना करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 102 आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों 102, आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्न में से
में से क्या अन्य से भिन्न है? जैसे पेन्स का संबंध लिखने से होता है, आँख का संबंध देखने से होता है, जीभ का संबंध में डायरेक्ट डी ऑप्शन पढ़ रहा है दोस्तों। जीभ का संबंध स्वाद से होता है, लेकिन नाक का संबंध क्या सुनने से होता है क्या? आप कह रहे होंगे सर नहीं, नाक का संबंध तो क्या सूंघने से होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए मेरे भाई इतना ही काफी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।